गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार फिर आप सभी का जीव विज्ञान की ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। डियर स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने आपको रुधिर अपवहन पर चर्चा की और आपको बताया कि जब मनुष्य के रुधिर में 10 ml 10 से लेकर के 30 mg प्रति 100 ml रुधिर में यूरिया की मात्रा अधिक हो जाती है तो मनुष्य में यूरेमिया रोग हो जाता है, जिसके फलस्वरूप मनुष्य में वृक्क उत्सर्जी पदार्थों को बाहर नहीं निकाल पाते हैं। इसलिए उनके वृक्कों का क्या किया जाता है, रुधिर हीमोडायलिसिस की जाती है, रुधिर अपवहन की क्रिया कराई जाती है। रुधिर अपवहन की प्रक्रिया में मैंने आपको बताया कि रोगी व्यक्ति जो होता है उसके मुख्य धमनी से रुधिर को बाहर निकाला जाता है, फिर उसको ठंडा किया जाता है, तत्पश्चात उसे प्रतिस्कंदक पदार्थ उसमें मिला दिया जाता है। उस प्रतिस्कंदक पदार्थ के रूप में हेपेरिन क्या है, मिला दिया जाता है। मिलाने के पश्चात क्या होता है, सेल फोन की झिल्ली नुमा संरचना होती है, जिसके अंदर अनेक पतली नलिका के समान संरचनाएं पाई जाती हैं, जो कृत्रिम वृक्क के रूप में क्या करते हैं, कार्य करते हैं। ये सेल फोन की जो झिल्ली होती है वो प्रोटीन के बड़े अणुओं के लिए अपारगम होती है, जबकि यूरिया, यूरिकम और क्रिएटिनिन तथा खनिज पदार्थ जो होते हैं अन्य खनिज पदार्थों के प्रति कैसी होती है, पारगम होती है। ये पतली नलिका के आकार के जो कृत्रिम वृक्क होते हैं इनमें एक द्रव भरा होता है, जिसे अपवहन द्रव या डायलिसिस फ्लड के नाम से उसे जाना जाता है। ठीक है, जब इन कृत्रिम वृक्कों से उत्सर्जी पदार्थ बाहर निकल जाते हैं तो इसमें से जो शुद्ध रुधिर होता है उसको बाहर निकाल लिया जाता है। ठीक है, और उस रुधिर को गर्म करके उसमें प्रतिस्कंदक पदार्थ मिला करके मनुष्य की सिराओं में उस रुधिर को क्या किया जाता है, प्रवेश करा दिया जाता है। इस प्रकार से मैंने आपको बताया कि मानव के अंदर रुधिर अपवहन की क्रिया होती है। आज जो हम आपसे बात करने जा रहे हैं वो हमारा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और वो है वृक्क प्रत्यारोपण, किडनी ट्रांसप्लांटेशन। आइए बात करते हैं किडनी ट्रांसप्लांटेशन। किडनी ट्रांसप्लांटेशन, किडनी ट्रांसप्लांटेशन। ठीक है, देखिए किडनी ट्रांसप्लांटेशन क्या है, इस पे आपसे बात करने जा रहे हैं। ठीक है, वृक्कों के प्रत्यारोपण की आवश्यकता कब पड़ती है, आपको बता दूं जब किसी रोगी व्यक्ति के वृक्क यानी कि ये किडनी जो होती है, ठीक है, ये वृक्क जो होते हैं वो ठीक प्रकार से कार्य करते नहीं हैं, अर्थात ये कार्य करना क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। क्या कर देते हैं, ये कार्य करना क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। तो जब मनुष्य के अंदर ये वृक्क कार्य करना क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं, और कार्य बंद करने के पश्चात जब इनका कोई उपचार नहीं किया जाए या जब इनका कोई उपचार नहीं किया जा सके तब क्या किया जाता है, एक स्वस्थ व्यक्ति के वृक्कों को लेकर के रोगी व्यक्ति के अंदर उनको क्या किया जाता है, लगा दिया जाता है, प्रत्यारोपित कर दिया जाता है। ठीक है, अर्थात एक दाता व्यक्ति से वृक्क लेकर के, दाता व्यक्ति कौन है, एक स्वस्थ व्यक्ति से क्या है, किडनी को लेकर के, और उसे ग्राही व्यक्ति कौन है, जो रोगी व्यक्ति है, उसके अंदर उन वृक्कों को क्या किया जाता है, लगा दिया जाता है। उस क्रिया को क्या कहा जाता है, प्रत्यारोपण कहा जाता है, वृक्क का प्रत्यारोपण कहा जाता है। अर्थात जब किसी व्यक्ति के वृक्क कार्य करना बंद कर देते हैं तो दाता व्यक्ति से वृक्कों को लेकर के ग्राही व्यक्ति में क्या किया जाता है, वृक्कों को लगा दिया जाता है, जिसे वृक्कों का प्रत्यारोपण कहते हैं। ठीक है, वृक्क का प्रत्यारोपण किसे कहते हैं, मैंने आपको बताया कि स्वस्थ व्यक्ति से रोगी व्यक्ति में वृक्कों को लगाने की जो प्रक्रिया होती है उसे क्या कहा जाता है,
वृक्कों का प्रत्यारोपण कहा जाता है। अब देखिए वृक्कों का प्रत्यारोपण करने के लिए हम क्या बात करते हैं, किस प्रकार से वृक्कों का प्रत्यारोपण किया जाता है। ठीक है, देखिए कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं या वे व्यक्ति जो वृक्कों को क्या करते हैं, दान करते हैं। जो व्यक्ति वृक्कों का क्या करते हैं, दान करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, वृक्क दाता कहते हैं। जो व्यक्ति वृक्क देते हैं उन्हें वृक्क दाता या उन्हें किडनी डोनर के नाम से जाना जाता है, किडनी डोनर के नाम से जाना जाता है। और जो व्यक्ति उन वृक्कों को ग्रहण करता है, लेता है, ठीक है, उन्हें क्या कहा जाता है, वृक्कग्राही कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वृक्कग्राही कहा जाता है, जिसे किडनी रिसेप्टर के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, किडनी रिसेप्टर के नाम से जाना जाता है। वे व्यक्ति जो वृक्क देते हैं, दान करते हैं, उन्हें वृक्कदाता या किडनी डोनर कहते हैं। और जो व्यक्ति उन किडनी को, उस वृक्क को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, लेते हैं, उन्हें वृक्कग्राही या किडनी रिसेप्टर कहते हैं। ठीक है, आपको मैं बता दूं, ये वृक्कदाता और ग्राही जो होते हैं उनके मध्य निकटतम संबंध होने चाहिए। कैसे संबंध होने चाहिए, निकटतम संबंध होने चाहिए। क्यों होने चाहिए, क्योंकि दाता व्यक्ति और ग्राही व्यक्ति का जो प्रतिरक्षी तंत्र होता है वो लगभग कैसा होता है, समान होता है। पहली बात, दाता और ग्राही का प्रतिरक्षी तंत्र कैसा होता है, समान होता है। साथ में दोनों का जो वृक्क यानी कि जो रुधिर होता है वो भी कैसा होता है, समान होता है। दोनों में जो उत्कीय द्रव पाए जाते हैं वो कैसे होते हैं, समान होते हैं। इसलिए मैंने बोला कि वृक्कदाता और वृक्कग्राही दोनों ही कैसे होने चाहिए, निकट संबंधी होने चाहिए, ताकि उनका प्रतिरक्षी तंत्र, उनका रुधिर तथा उत्कीय द्रव कैसे हो, समान हो, जिससे आसानी से वृक्कों को क्या किया जा सकता है, प्रत्यारोपित किया जा सकता है। यदि दाता का प्रतिरक्षी तंत्र अलग है, ठीक है, ग्राही का प्रतिरक्षी तंत्र अलग है, दोनों के रुधिर समूह अलग हैं, या दोनों का उत्कीय द्रव अलग अलग है, तो ऐसी स्थिति में यदि हमने वृक्क ट्रांसप्लांट कर दिया, ठीक है, दाता से ग्राही में वृक्कों को लगा दिया, तो इस स्थिति में उनके वृक्क जो है, ठीक है, उस व्यक्ति का जो शरीर होगा वो उन वृक्कों को स्वीकार नहीं कर पाएगा, अस्वीकार कर देगा। और जब वृक्क अस्वीकार हो जाएंगे तो अस्वीकार होने के पश्चात उस मनुष्य की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। ठीक है, क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। इसलिए वृक्कदाता और ग्राही व्यक्ति कैसे होने चाहिए, समान होने चाहिए, निकट संबंधी होने चाहिए, जिससे उनका प्रतिरक्षी समान होगा, उनका रुधिर समूह समान होगा, उनके उत्कीय द्रव क्या होंगे, समान होंगे। और जब ये सभी समान होंगे तो वो दाता के द्वारा दिए गए वृक्क होंगे, उनको ग्राही का जो शरीर होगा वो आसानी से उन्हें स्वीकार कर लेगा। ठीक है, और वृक्कों के प्रत्यारोपण क्या हो जाएगा, सफल हो जाएगा। अन्यथा वो वृक्कों का प्रत्यारोपण कैसा हो जाएगा, असफल हो जाएगा। कई बार हम क्या करते हैं कि किसी अनजान व्यक्ति से क्या है, वृक्कों को ले लेते हैं। किसी अनजान व्यक्ति के वृक्कों को हम प्रत्यारोपित कर दिया जाता है। किसी अनजान व्यक्ति के वृक्कों का जब प्रत्यारोपण किसी रोगी में कर दिया जाता है तो रोगी का जो प्रतिरोधक तंत्र होता है, वो उसे स्वीकार नहीं कर पाता है। अर्थात वो उन्हें क्या कर देता है, प्रतिरोधक तंत्र उस वृक्क को अस्वीकार कर देता है। और अस्वीकार करने से रोगी में क्या होता है, वृक्क जो होते हैं वो कार्य नहीं कर पाते हैं। और जब कार्य नहीं कर पाते हैं तो जो ग्राही व्यक्ति होता है या रोगी व्यक्ति होता है उसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। रोगी व्यक्ति की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। इससे बचने के लिए क्या किया जाता है, आपको मैं बता देता हूं। इससे बचने के लिए हमें क्या करना होगा कि सबसे पहली बात तो है कि दाता और ग्राही के प्रतिरक्षी तंत्र को हम टेस्टिंग के जरिए क्या करेंगे, उनका मिलान करेंगे, उनके रुधिर समूहों का मिलान करेंगे, उनके क्या है, उत्कीय द्रव का क्या करेंगे, समान रूप से क्या करेंगे, मैचिंग करेंगे। ठीक है, यदि अगर इनमें थोड़ा भी अगर अंतर हो तो इसे हम क्या है कि उनके प्रतिरक्षी तंत्र को, ठीक है,
इससे बचने के लिए हम क्या करेंगे कि उनके प्रतिरक्षी तंत्र को, ठीक है, औषधियों के द्वारा क्या किया जाता है, निष्क्रिय बना दिया जाता है। उसके प्रति यानी कि जो रोगी व्यक्ति होता है उसके प्रतिरक्षी तंत्र को कैसा बना दिया जाता है, निष्क्रिय बना दिया जाता है। किसके द्वारा, दवाइयों के द्वारा, औषधियों के द्वारा, मेडिसिन के द्वारा। इससे रोगी व्यक्ति जो होगा उसका शरीर उन वृक्कों को स्वीकार करने के लिए क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। अर्थात रोगी व्यक्ति के शरीर के अंदर वृक्कों के प्रत्यारोपण की क्रिया की, प्रत्यारोपण की जो संभावना होगी वो क्या हो जाएगी, प्रबल हो जाएगी। अर्थात वो रोगी व्यक्ति उन वृक्कों को क्या कर लेगा, ग्रहण कर लेगा और प्रत्यारोपण भी कैसा हो जाएगा, सफल हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा वृक्कों का प्रत्यारोपण, ठीक है। तो वृक्कों का प्रत्यारोपण करने के लिए मैंने आपको बताया कि कौन कौन सी चीजें उनकी कैसी होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, ठीक है। देखिए, वृक्कों के प्रत्यारोपण के पश्चात हम एक दूसरे टॉपिक पर आपसे बात करने जा रहे हैं, ठीक है। देखिए, अगला जो नेक्स्ट टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ एक्सक्रीशन, मैकेनिज्म ऑफ एक्सक्रीशन and formation of urine, formation of urine। उत्सर्जन की क्रियाविधि और मूत्र का निर्माण, ठीक है। उत्सर्जन तथा मूत्र निर्माण की क्रियाविधि हम ऐसे बोल सकते हैं, उत्सर्जन तथा मूत्र निर्माण की क्रियाविधि, मैकेनिज्म ऑफ एक्सक्रीशन एंड फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, ठीक है। देखिए, अब हम बात करते हैं कि यूरिन का निर्माण कैसे होता है। हम संक्षिप्त में बता रहे हैं, फिर हम इसकी डिटेल से हम बात करेंगे कि मूत्र निर्माण कैसे होता है, उत्सर्जन कैसे होगा। देखिए भी, मानव के शरीर में क्या पाए जाते हैं, यकृत पाए जाते हैं, ठीक है। मानव के शरीर में आपको हमने इस तरीके से डायग्राम पहले बताया था, ठीक है। और यहाँ पे इस त्रिकोणाकार संरचना पाई जाती है, ये होता है गॉलब्लैडर। ये संरचना जो है वो है यकृत, और इसी यकृत के अंदर मैंने आपको बताया यूरिया का क्या होता है, निर्माण होता है। मानव के यकृत के अंदर किसका निर्माण होता है बेटा, यूरिया का निर्माण होता है, ठीक है। यकृत में यूरिया का क्या होता है, निर्माण होता है, ठीक है। ये यूरिया जो होता है, यूरिया को यकृत सिराएं, यहां पे यकृत सिराएं होती हैं, ठीक है। इस यूरिया को यकृत सिराएं, कौन सी सिराएं, यकृत सिराएं। यूरिया को यकृत सिराएं किस में ले जाकर के डाल देती है, यहां पे आपको बता दो एक संरचना होती है जिसे बोलते हैं यकृत पश्च महाशिरा, ठीक है, पश्च महाशिरा, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि मानव की यकृत में यूरिया का निर्माण होता है, ठीक है। और यूरिया जो होता है उसको यकृत सिराएं, यूरिया को यकृत सिराएं, ठीक है, यकृत सिराओं के माध्यम से किस में डाल दिया जाता है, इस यकृत पश्च महाशिरा में डाल दिया जाता है। तो ये यकृत सिराएं और ये क्या है, यकृत पश्च महाशिरा है। तो यकृत में जो यूरिया बना है उस यूरिया को यकृत जो सिराएं होती हैं वो उन्हें किस में डाल देती है, यकृत महाशिराओं में क्या कर देती है, डाल देती है, ठीक है। किस में डाल देती है, यकृत महाशिराओं के अंदर क्या कर देती है, डाल दिया जाता है। अब आपको बता दूं, ये पश्च जो महाशिरा होती है, ठीक है, क्या होती है, पश्च महाशिराएं होती है। ये पश्च महाशिराएं क्या करती हैं, यूरिया युक्त रुधिर को, ठीक है, पश्च महाशिराएं जो होती हैं वो यूरिया युक्त रुधिर को क्या कर देती है, यूरिया युक्त रुधिर को क्या कर देती है, पृथक कर देती है, ठीक है। यानी कि यूरिया को अलग कर देती है और ब्लड को क्या कर देती है, पृथक कर देती है, ठीक है। और मूत्र का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। अगर आप हायर क्लासेज में पढ़ेंगे तो ये पश्च महाशिराएं जो होती हैं वो जाकर के किस में खुलती है,
किडनी के अंदर जाकर के खुलती है। और ये यूरिया युक्त रुधिर को पश्च महाश्राएं वृक्क के अंदर क्या कर देती है, उस रुधिर को क्या कर देती है, डाल देती है। किसमें डाल देती है, यूरिया युक्त रुधिर को किसमें डाल देती है, किसमें डाल देती है, वृक्कों में डाल देती है। और वृक्क क्या करते हैं, उस यूरिया को, ठीक है, यूरिया युक्त रुधिर में से यूरिया को अलग कर लेता है और शुद्ध रुधिर क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। और वो यूरिया युक्त जो पदार्थ होता है उसे क्या कहते हैं, मूत्र कहते हैं। इस तरीके से मूत्र का क्या हो जाता है, निर्माण। एक बार फिर हम मूत्र के निर्माण की क्रिया बता रहे हैं। हमने बताया मानव के यकृत में यूरिया का निर्माण होता है, ठीक है। यूरिया को यकृत स्राव के माध्यम से यकृत पश्च महास्राव में डाल दिया जाता है। किसमें डाल दिया जाता है, यकृत पश्च महास्राव में डाल दिया जाता है, ठीक है। आपकी किताब के अनुसार मैं बता चुका हूं कि पश्च महास्राव में आया हुआ यूरिया युक्त जो रुधिर होता है उसको क्या है, उसमें से यूरिया को रुधिर से क्या कर दिया जाता है, पृथक किया जाता है और मूत्र का क्या हो जाता है, निर्माण। हायर क्लासेस के अनुसार हम बता रहे हैं कि पश्च महास्राव में आया हुआ यूरिया युक्त रुधिर जो होता है, यूरिया युक्त रुधिर, ठीक है, उस यूरिया युक्त रुधिर को किसमें पहुंचा दिया जाता है, किसमें पहुंचा दिया जाता है, किडनी में पहुंचा दिया जाता है, वृक्कों में पहुंचा दिया जाता है। और वृक्क वहां से क्या करते हैं, उस रुधिर को, ठीक है, यूरिया को रुधिर से क्या कर लिया जाता है, पृथक कर लिया जाता है। रुधिर जो होता है वो उसको पृथक कर लिया जाता है, यूरिया अलग पृथक हो जाता है और मूत्र का क्या हो जाता है, निर्माण। इस तरीके से किसका निर्माण होता है, मूत्र का निर्माण होता है। एक बार अगर हम इसको डायग्राम के जरिए देखें, आउटर लाइन डायग्राम के द्वारा, तो मानव के अंदर यकृत होता है और यकृत में किसका निर्माण होता है, यूरिया का निर्माण होता है। इस यूरिया को यकृत स्राव द्वारा, किसके द्वारा, यकृत स्राव के माध्यम से किसमें पहुंचा दिया जाता है, पश्च महास्राव में पहुंचा दिया जाता है। किसमें पहुंचा दिया जाता है, पश्च महास्राव में पहुंचा दिया जाता है। और पश्च महास्राव से, ठीक है, उस यूरिया युक्त रुधिर को किसमें भेज दिया जाता है, वृक्क में भेज दिया जाता है। वृक्क में भेजने के पश्चात यूरिया को रुधिर से क्या कर लिया जाता है, पृथक कर लिया जाता है। और इस प्रकार से किसका निर्माण हो जाता है, मूत्र का निर्माण होता है। आपकी किताब के अनुसार कि पश्च जो महास्रावें होती हैं उनमें यूरिया युक्त रुधिर होता है। कौन सा रुधिर होता है, यूरिया युक्त क्या होता है, रुधिर होता है। इसमें से यूरिया को रुधिर से क्या किया जाता है, पृथक किया जाता है। और पृथक करने पर किसका निर्माण हो जाता है, मूत्र का निर्माण हो जाता है। किसका निर्माण हो जाता है, मूत्र का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। इज इट क्लियर, मूत्र का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। तो इस प्रकार से मूत्र का क्या होता है, निर्माण होता है। अब हम बात करते हैं मूत्र निर्माण की क्रिया के प्रमुख चरण, ठीक है, एमिनेंट स्टेप्स ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। मूत्र निर्माण के प्रमुख चरण कौन कौन से हैं, आइए उन पर आपसे हम बात करते हैं। मूत्र निर्माण के प्रमुख चरण, एमिनेंट स्टेप्स ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, ठीक है, मूत्र निर्माण के प्रमुख चरण, मूत्र निर्माण के प्रमुख चरण। देखिए, मूत्र निर्माण के मुख्यतः कितने चरण होते हैं, 3 चरण होते हैं, ठीक है। देखिए यूएसएस, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट कौन गया, सुशांत सिंह गया, ठीक है। इसका सूत्र ये हो गया। वैसे हम इसको बोले, यू का अर्थ होता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। दूसरा हो गया, एस का अर्थ होता है सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन, सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन।
अल्ट्राफिल्ट्रेशन का अर्थ होता है परानिस्पंदन। परानिस्पंदन ये फर्स्ट मूत्र निर्माण की प्रक्रिया का प्रथम चरण हो गया। सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन जिसको बोलते हैं वर्णात्मक पुनरावशोषण। वर्णात्मक पुनरावशोषण, वर्णात्मक पुनरावशोषण, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, ये सेकंड स्टेप हो गया। ठीक है। और मूत्र निर्माण की क्रिया का एक तीसरा चरण है जिसको बोलते हैं सीक्रेशन। ठीक है, जिसको बोलते हैं स्त्रवण। ठीक है, क्या बोलते हैं? स्त्रवण के नाम से जानते हैं। तो मूत्र निर्माण की क्रिया के 3 प्रमुख चरण होते हैं। पहला है परानिस्पंदन, दूसरा हो गया वर्णात्मक पुनरावशोषण और तीसरा हो गया है स्त्रवण। ठीक है। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट अल्ट्राफिल्ट्रेशन। आज जो हम आपसे चर्चा करने वाले हैं वो अल्ट्राफिल्ट्रेशन पर आपसे क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। ठीक है। देखिए, मैंने आपको बताया मानव के शरीर में वृक्क पाए जाते हैं। ठीक है। वृक्क में 10 से 12 लाख पतली, लंबी, कुंडलित नलिका के समान संरचनाएं पाई जाती हैं जिन्हें नेफ्रॉन या उन्हें वृक्क नलिका या उन्हें वृक्काणु कहा जाता है। ठीक है। तो आपको हम बता दें जो नेफ्रॉन की जो संरचना होती है या वृक्क नलिका की जो संरचना होती है, उस वृक्क नलिका की संरचना में मैंने आपको बताया इस तरीके से। ठीक है। ये आपको हमने संरचना यहाँ पे बनाई है। ठीक है। इस प्रकार की जो संरचना है इसको हम क्या कहेंगे? ये होल स्ट्रक्चर को कहा जाता है मैलपीगी काय। मैलपीगी काय के नाम से जाना जाता है। ठीक है। मैंने आपको बताया कि वृक्क नलिका या नेफ्रॉन की संरचना जो होती है, ठीक है, उसकी संरचना के 6 भाग होते हैं, परंतु मैलपीगी एक भाग होता है। वृक्क नलिका या नेफ्रॉन का एक भाग है ये मैलपीगी काय। इसलिए मैंने बोला कि वृक्क नलिका में क्या पाई जाती है? मैलपीगी काय पाई जाती है। और मैलपीगी काय जो होती है वो मुख्य रूप से 2 भागों में बटी होती है। एक को हमने बोला था ग्लोमेरुलस। क्या बोला था भैया? एक को हमने आपको बोला था ग्लोमेरुलस। क्या बोला? ग्लोमेरुलस के नाम से जाना जाता है। ठीक है। तो ये जो है इसको हम कहेंगे ग्लोमेरुलस या कोशिका गुच्छ के नाम से इसे जाना जाता है, ग्लोमेरुलस। और ये संरचना जो आपको कप के आकार की दिखाई दे रही है इसको कहा जाएगा बॉमन कैप्सूल या इसे बॉमन संपुट के नाम से जाना जाता है। क्या बोलते हैं? बॉमन कैप्सूल या बॉमन संपुट के नाम से जानते हैं। बात समझ में आ गई? अब आप ध्यान से सुनिए। ये बॉमन संपुट होता है, ये बॉमन संपुट है। ठीक है। और बॉमन संपुट जो होता है वो वृक्क नलिका में या नेफ्रॉन में, बॉमन संपुट जो होता है वो वृक्क नलिका में या नेफ्रॉन में एक किसके रूप में काम करता है? छलनी के रूप में क्या करता है? कार्य करता है। किस रूप में काम करता है? बॉमन संपुट एक छलनी के रूप में क्या करता है? कार्य करता है। ठीक है। इसमें अभिवाही धमनी, ये अभिवाही धमनी है। इसमें क्या पाई जाती है? एक अभिवाही धमनी पाई जाती है, दूसरी कौन सी पाई जाती है? अपवाही धमनी पाई जाती है। एक अभिवाही धमनी पाई जाती है और दूसरी कौन सी पाई जाती है? एक अभिवाही धमनी पाई जाती है और दूसरी कौन सी पाई जाती है? अपवाही धमनी पाई जाती है। ठीक है। मैं एक बार और थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर कर देता है। ये हो गई हमारी अपवाही धमनी। अपवाही धमनिका जिसको एफरंट आर्टियोल्स के नाम से जानते, धमनिका, और इसको कहा जाता है अभिवाही धमनिका। इसको कहते हैं एफरंट आर्टियोल्स के नाम से जानते हैं। आपको हम बता चुके हैं, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है। कि अभिवाही धमनिका जो होती है, ठीक है, ये यूरिया युक्त रुधिर लेकर के आती है।
अभिवाही धमनियां जो होती हैं, धमनिकाएं, वो कौन सा रुधिर लेके आती है? यूरिया युक्त रुधिर लेकर के आती है। यूरिया युक्त रुधिर लेकर के किस में आती है? ग्लोमेरुलस के अंदर या मेलफिजी काय में लेकर के आती है। तो अभिवाही धमनी का कौन सा रुधिर लेके आती है भैया? यूरिया युक्त रुधिर लेके आती है, ठीक है। और अपवाही जो धमनिकाएं होती हैं, ठीक है, ये यहां से रुधिर को लेकर के जाती है। रुधिर कहां लेके जाती है? बाहर लेके जाती है। तो अपवाही धमनियां जो होती हैं वो रुधिर बाहर लेकर के जाती है। ब्लड को कहां लेकर के जाती है? बाहर लेकर के जाती है, ठीक है। अभिवाही धमनियां जो होती हैं उनमें रुधिर जो होता है वो बहुत तेज गति से क्या होता है? प्रवाहित होता है। क्यों होता है मैं आपको बता देता हूं, ध्यान से सुनिएगा। क्योंकि हम आपको पहले बता चुके हैं कि अभिवाही धमनियों का व्यास अधिक होता है और अपवाही धमनियों का व्यास कैसा होता है? कम होता है, ठीक है। अभिवाही धमनियों का व्यास अधिक होता है, अपवाही धमनियों का व्यास कैसा होता है? कम होता है। ये बातें आपको समझ में आएगी। इसलिए अभिवाही धमनियों में रुधिर का प्रवाह बहुत तेजी से होता है, अपवाही धमनिकाओं में रुधिर का प्रवाह धीमी गति से होता है। इज इट क्लियर? अब मैं बात करता हूं, ये आप देख रहे हैं ये वाली संरचना, ये जो भाग आपको मैं बार बार यहाँ पे, ठीक है, मार्कर को यहाँ पे हम घुमा रहे हैं, ठीक है, इसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस। और ये ग्लोमेरुलस की क्या है? कोशिका भित्ति है। क्या है? ग्लोमेरुलस की कोशिका भित्ति है। और ग्लोमेरुलस की कोशिका भित्ति पर क्या पाए जाते हैं? अनेक सूक्ष्म क्या पाए जाते हैं? छिद्र पाए जाते हैं। ग्लोमेरुलस की कोशिका भित्ति में क्या पाए जाते हैं? अनेक छोटे छोटे क्या पाए जाते हैं? छिद्र पाए जाते हैं, ठीक है। इनकी कोशिका भित्ति में जो छिद्र पाए जाते हैं उनका आकार कितना होता है? 0.1 माइक्रोमीटर होता है। कितना होता है? 0.1 माइक्रोमीटर होता है, ठीक है। इसलिए आपको बता दूं ग्लोमेरुलस की ये कोशिका भित्ति होती है, जो छिद्रित कोशिका भित्ति या झिल्ली होती है, इसकी पारगम्यता जो होती है, इसकी परमेबिलिटी होती है, किसकी? ग्लोमेरुलस की कोशिका भित्ति की जो पारगम्यता होती है वो रुधिर केशिका, ब्लड कैपिलरीज की तुलना में 100 से कितनी अधिक होती है? 1000 गुना तक क्या होती है? अधिक होती है। किससे अधिक होती है? रुधिर केशिकाओं से। किससे अधिक होती है? रुधिर केशिकाओं से कितनी होती है? 100 से लेकर के 1000 गुना अधिक होते हैं। यानी कि ये ग्लोमेरुलस की कोशिका भित्ति की पारगम्यता रुधिर केशिकाओं की पारगम्यता से कितना अधिक होती है? 100 से लेकर के 1000 गुना क्या होती है? अधिक होती है। कितना अधिक होती है? 1000 गुना क्या होती है? अधिक होती है। बात समझ में आ गई? अब हम यहां से परानिस्पंदन पे आगे चर्चा करना शुरू कर रहे हैं, ध्यान से सुनना। ये अभिवाही धमनिकाएं हैं और अभी मैंने बताया कि अभिवाही धमनियों में बहुत तेजी से रुधिर का प्रवाह होता है। क्यों होता है? मैंने बता दिया कि इनका व्यास अधिक होता है। और ये कौन सा रुधिर लेके आती है? यूरिया युक्त रुधिर को लेके आती है, ठीक है। इसका मतलब है कि ये ग्लोमेरुलस के अंदर यूरिया युक्त रुधिर आ रहा है। और एक स्वस्थ मनुष्य में, ध्यान से सुनिएगा, एक स्वस्थ मनुष्य में, स्वस्थ मनुष्य के ग्लोमेरुलस में, स्वस्थ मनुष्य के ग्लोमेरुलस में आने वाला रुधिर का दाब, आने वाला रुधिर का दाब, रुधिर कौन सा आ रहा है? यूरिया युक्त रुधिर आ रहा है। और इस रुधिर का जो दाब होता है वो कितना होता है? मैं आपको बता दूं, 70 mmHg होता है। कौन सा दाब? कितना दाब होता है? यानी कि अभिवाही धमनियों से जो रुधिर किस में आता है? ग्लोमेरुलस में आता है। तो इस ग्लोमेरुलस में जो दाब उत्पन्न होता है वो कितना उत्पन्न होता है? 70 mmHg दाब उत्पन्न होता है। कितना उत्पन्न होता है? 70 mmHg दाब उत्पन्न होता है, ठीक है। और इस दाब को हम GHP दाब भी कहते हैं। कौन सा दाब कहते हैं? GHP दाब भी कहते हैं, ठीक है। तो इस दाब को कौन सा दाब कहते हैं? GHP दाब के नाम से जानते हैं। G का अर्थ होता है ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस,
H का अर्थ होता है हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, P फॉर प्रेशर, इसलिए G फॉर ग्लोमेरुलस, H फॉर हाइड्रोस्टेटिक, P फॉर प्रेशर। ठीक है, तो GSP दाब का मान कितना होता है? 70 mmHg दाब होता है। और ये दाब कहां से लग रहा है कि जब यूरिया युक्त रुधिर किस में आता है? अभिवाहिनी धमनियों के माध्यम से किस में आता है? ग्लोमेरुलस में आता है। तो ग्लोमेरुलस के अंदर जो लगने वाला दाब होता है, उत्पन्न होने वाला दाब होता है, उसी दाब को क्या कहते हैं? GSP दाब के नाम से उसे जाना जाता है। कौन से दाब के नाम से जाना जाता है? GSP दाब के नाम से जाना जाता है। अब आपको बता दूं, इस ग्लोमेरुलस के अंदर ये छिद्र होते हैं। ठीक है, इन छिद्रों में से होकर के रुधिर कणिकाएं, ध्यान से सुनना, इन छिद्रों में से होकर के रुधिर कणिकाएं ब्लड कॉर्पसेस, ठीक है, RBC, WBC, थ्रोम्बोसाइट, रुधिर कणिकाएं। दूसरा है रुधिर प्रोटीन, ठीक है, ब्लड प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन होती है? रुधिर प्रोटीन होती है। तीसरा क्या होता है? घुलनशील प्रोटीन। ठीक है, ठीक है, कौन सी प्रोटीन होती है? घुलनशील जो प्रोटीन होती है, सोल्यूबल प्रोटीन होती है, वो इसके अंदर से नहीं चल पाता है। किसके अंदर? इन छिद्रों के द्वारा। ठीक है, तो इन छिद्रों के द्वारा आपको बता दिया मैंने कि ग्लोमेरुलस में, इस ग्लोमेरुलस में रुधिर कणिकाएं, रुधिर प्रोटीन और घुलनशील जो प्रोटीन होती है वो इस छिद्रों में से होकर के नहीं चल पाते हैं। ठीक है, आपको बता दूं, इस रुधिर के अंदर क्या है? जो इसमें यूरिया युक्त रुधिर आता है उसमें क्या होता है? कुछ कोलाइडी पदार्थ होता है, और ये कोलाइडी पदार्थ जो होते हैं वो रुधिर के विपरीत दिशा में क्या लगाते हैं? दाब उत्पन्न करते हैं। भाई रुधिर में क्या होता है? कोलाइडी पदार्थ होते हैं, और वो कोलाइडी पदार्थ है जैसे इस ग्लोमेरुलस में आएंगे तो आते वो रुधिर क्या है? अंदर की ओर, नीचे की ओर दाब लगेगा। तो ये रुधिर के कोलाइडी पदार्थ होंगे, वो विपरीत दिशा में क्या लगाएंगे? दाब उत्पन्न करते हैं। क्या करते हैं? कोलाइडी पदार्थ जो होता है वो रुधिर में एक विपरीत दाब उत्पन्न करते हैं। ठीक है, जिस दाब को BCOP के नाम से जाना जाता है। तो ये कोलाइडी पदार्थों के द्वारा उत्पन्न होने वाला जो दाब है, जिसे किस नाम से जाना जाता है? BCOP के नाम से जानते हैं। BCOP मैं आपको पूरा नाम बता रहा हूं। B फॉर ब्लड, C फॉर कोलाइडल, O फॉर ऑस्मेटिक, P फॉर प्रेशर, ब्लड, कोलाइडल, ऑस्मेटिक, प्रेशर, रुधिर, कोलाइडल, परासरणी दाब के नाम से इसे जाना जाता है। और रुधिर, कोलाइडल, परासरण दाब का जो मान होता है, रुधिर, कोलाइडल, परासरण दाब का जो मान होता है वो कितना होता है? 30 mmHg होता है। कितना mmHg होता है? 30 mmHg होता है। ठीक है, GSP दाब का मान कितना होता है? 70 mmHg होता है। ब्लड कोलाइडल दाब का मान कितना होता है? 30 mmHg होता है। ठीक है, अब देखिए ये बॉमन कैप्सूल है। ये एरिया जो है, मैं आपको जहां पे अंगुली फेर रहा हूं, ये वाला भाग क्या है? ये वाला भाग बॉमन कैप्सूल का भाग होता है। ठीक है, ये बॉमन कैप्सूल की जो गुहा होती है, ठीक है, ये गुहा है, और इस गुहा के अंदर क्या है? निस्पंद दाब लगता है। ठीक है, बॉमन कैप्सूल की गुहा के अंदर निस्पंद दाब जो होता है वो उत्पन्न होता है, और इसमें जो निस्पंद दाब उत्पन्न होता है उसका मान कितना होता है? 20 mmHg होता है। ठीक है, बॉमन संपुट की गुहा में लगने वाला निस्पंद दाब, ठीक है, यानी कि यहां से रुधिर, जो यूरिया युक्त रुधिर है, वो इस ग्लोमेरुलस की भित्तियों के अंदर छिद्र होता है, उनमें से छन करके यहां पे आता है। किसमें? बॉमन संपुट की गुहा में आता है। तो बॉमन संपुट की गुहा में जो छनित पदार्थ आता है उससे उत्पन्न होने वाला दाब होता है, उस दाब का मान कितना होता है? 20 mmHg होता है। इस दाब को हम क्या कहते हैं? संपुटीय द्रव स्थैतिक दाब के नाम से उसे जाना जाता है। कौन से दाब के नाम से जाना जाता है? यहां पे लगने वाले दाब को संपुटीय द्रव स्थैतिक दाब के नाम से उसे जाना जाता है। संपुटीय द्रव स्थैतिक दाब के नाम से जानते हैं।
इंग्लिश में अगर इसको बोलना चाहें तो हम क्या बोल सकते हैं, ध्यान से सुनना। कैप्सुलर, संपुटी है, कैप्सुलर, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर के नाम से जाना जाता है। इसलिए इसको हम शॉर्टली क्या बोलते हैं? CHP। और CHP दाब का मान कितना होता है? 20 mmHg होता है। अब अगर हम ये पूछा जाए कि भाई ये ग्लोमेरुलस होता है, इसमें शुद्ध प्रभावी निस्पंदन दाब कितना उत्पन्न होता है? ठीक है, इस ग्लोमेरुलस के अंदर शुद्ध रूप से प्रभावी निस्पंदन दाब का मान कितना होता है? शुद्ध प्रभावी निस्पंदन दाब को हम किसके द्वारा दर्शा रहे हैं? ये लिख दिया मैंने, NEFP। ग्लोमेरुलस में उत्पन्न शुद्ध प्रभावी निस्पंदन दाब का मान कितना होता है? अभी मैं आपको पहले इसकी फुल फॉर्म बताता हूं, फिर बात करता हूं। देखिए, N का अर्थ होता है नेट, E का अर्थ होता है इफेक्टिव, नेट का अर्थ हो गया शुद्ध, इफेक्टिव का अर्थ हो गया प्रभावी, F का अर्थ हो गया फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन का अर्थ होता है निस्पंदन, और P का अर्थ होता है प्रेशर। शुद्ध प्रभावी निस्पंदन दाब का मान कितना होगा? ठीक है, अतः ग्लोमेरुलस में शुद्ध प्रभावी निस्पंदन दाब का मान कितना होगा? तो आपको बता दें, हम ये एक सूत्र बता रहे हैं, NEFP बराबर क्या हो गया? GHP माइनस BCOP माइनस CHP। ग्लोमेरुलस, ठीक है, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर का मान मैंने कितना बताया? GHP का मान मैंने बताया 70 mmHg। BCOP ब्लड कोलाइडल ऑस्मेटिक प्रेशर का मान मैंने आपको बताया कितना होता है? 30 mmHg। और CHP का मान अभी आपको बताया, संपुटीय द्रव स्थैतिक दाब का मान कितना होता है? 20 mmHg होता है। और आप देखिए यहां पर शुद्ध प्रभावी निस्पंदन दाब का मान कितना होता है? देखिए 70 में से 30 और 20 50, 50 को अगर रिड्यूस कर देंगे, ठीक है, तो इसका मान कितना आ गया? 20 mmHg। यानी कि शुद्ध प्रभावी निस्पंदन दाब का मान कितना होता है? 20 mmHg होता है। कितना होता है? 20 mmHg होता है। ठीक है, और इस दाब पर ही क्या है? रुधिर जो होता है, इस दाब पर, कितने दाब पर? 20 mm दाब पर ही जो ग्लोमेरुलस में यूरिया युक्त रुधिर आता है, वो क्षन करके किस में आ जाता है? बॉमन कैप्सूल में आ जाता है। किस में आ जाता है? बॉमन कैप्सूल की गुहा में आ जाता है, जिस क्रिया को परानिस्पंदन कहते हैं। क्या कहते हैं? परानिस्पंदन कहते हैं। जब इतना दाब उत्पन्न हो जाता है 20 mmHg का, जब शुद्ध, ध्यान से सुनना, जब शुद्ध प्रभावी निस्पंदन दाब का मान 20 mmHg हो जाता है, तो ग्लोमेरुलस में आया हुआ यूरिया युक्त रुधिर जो होता है, वो क्षन करके बॉमन कैप्सूल की गुहा में आ जाता है, जिसे परानिस्पंदन कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? परानिस्पंदन कहते हैं। परानिस्पंदन की परिभाषा क्या हुई, अब आप ये देखिएगा। ठीक है, ग्लोमेरुलस की रुधिर कोशिका, ये रुधिर कोशिका है कौन सी? अभिवाही धमनी का। ठीक है, ग्लोमेरुलस की रुधिर कोशिका से उत्सर्जित तथा अन्य उपयोगी पदार्थ क्षन करके किस में आ जाते हैं? बॉमन कैप्सूल की गुहा में आ जाते हैं, उसे परानिस्पंदन कहते हैं। तो परानिस्पंदन की परिभाषा एक बार फिर सुन लीजिए। ग्लोमेरुलस की रुधिर कोशिकाओं से उत्सर्जित पदार्थ एवं अन्य उपयोगी पदार्थ क्षन करके किस में आ जाते हैं? बॉमन कैप्सूल की गुहा में आ जाते हैं, उसे परानिस्पंदन कहते हैं। ठीक है, ग्लोमेरुलस से छना हुआ प्लाज्मा बॉमन कैप्सूल की गुहा में आ जाता है, जिसे ग्लोमेरुलर निस्पंद कहते हैं। ग्लोमेरुलर निस्पंद कहा जाता है। ठीक है,
तो आज हमने मूत्र निर्माण की क्रिया का प्रथम चरण पर आपसे क्या किया है, बात की है। हमने आपको बताया मूत्र निर्माण की क्रिया के मुख्यतः 3 चरण होते हैं। परानिस्पंदन नंबर 1, नंबर 2 वर्णनात्मक पुनरावशोषण और नंबर 3 सीक्रेशन जिसको बोलते हैं स्रावन। नंबर 1 पे हमने आपको बात की कि अभिवाहिनी धमनियों से जब ग्लोमेरुलस में रुधिर आता है तो यहाँ पे दाब कितना लगता है, 70 mmHg दाब लगता है। दूसरा हमने बताया कि रुधिर के अंदर कोलाइडल पदार्थ होते हैं और कोलाइडल पदार्थ जो होते हैं वो रुधिर के विपरीत दिशा में क्या लगाते हैं, दाब उत्पन्न होता है, जिस दाब को BCOP के नाम से जानते हैं। ये दाब 30 mmHg दाब उत्पन्न होता है। जब ये क्षनित पदार्थ छन करके बॉमन कैप्सूल की गुहा में आ जाते हैं तो ये बॉमन कैप्सूल में निस्पंदन दाब का मान जो उत्पन्न होता है वो 20 mmHg होता है, जिसे CHP के नाम से जानते हैं। अतः ग्लोमेरुलस के अंदर शुद्ध प्रभावी निस्पंदन दाब का मान जो होगा वो किसके मान के बराबर होगा, GHP माइनस BCOP माइनस CHP। GHP का मान 70 mmHg, BCOP का मान 30 mmHg और CHP का मान होता है 20 mmHg। जब 70 में से 50 mmHg को घटाया जाएगा तो 20 mmHg, अर्थात यहाँ पर ग्लोमेरुलस के अंदर शुद्ध प्रभावी निस्पंदन दाब का मान जब 20 mmHg हो जाता है तो यहाँ से उत्सर्जी पदार्थ और उपयोगी पदार्थ जो होते हैं उत्पन्न करके बॉमन कैप्सूल की गुहा में आ जाते हैं, जिसे परानिस्पंदन कहते हैं, जिसे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं। ठीक है, देखिए मूत्र निर्माण की क्रिया के जो अन्य चरण हैं उन पर जो हम आपसे डिस्कस करेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। टिल देन बी स्टेडी, बी रेगुलर स्टडी, बी सेफ एट योर होम बाय द कोरोना। थैंक्स वेरी मच।